Assalamu alaikum students, in this video we will discuss about the generations of the computer। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज़ मेंट बाय द जनरेशन। जनरेशन कहते हैं स्टेज को। डिफरेंट जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर मीन्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड, based on the technology, based on the improvements and advancements in the technology। So we can say that computer के अंदर जो different time period के अंदर different advancement आई technology के अंदर different जो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई, उसके साइज़ के अंदर, उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर, उसकी रिलायबिलिटी के अंदर, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स के अंदर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो इस लिहाज से जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से लेके 1955 तक है। दीज फर्स्ट जनरेशन, जब पहली बार नया फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया, सबसे पहले कंप्यूटर इजाद हुआ, उसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। दीज आर द कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो थी इन विच वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई? वैक्यूम ट्यूब्स। हमने इस पूरे सिनेरियो में हर जनरेशन की टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। उसकी जो मेमोरी सेव कैसे होती थी, कहाँ पे होती थी, वो चीज़ पढ़नी है। उसकी रिलायबिलिटी को पढ़ना है, स्पीड को पढ़ना है, पावर कंजप्शन को पढ़ना है। ये 4-5 पॉइंट्स हर जनरेशन के अंदर हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर एडवांसमेंट्स आए, क्या इम्प्रूवमेंट्स आए। तो पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ। वैक्यूम ट्यूब कैसे काम कर, क्या चीज़ होती है? द वैक्यूम ट्यूब इज़ लाइक अ फ्रेजाइल ग्लास डिवाइस दैट कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास की डिवाइस होती थी, बड़ी नाजुक सी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को वर्किंग की जाती, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वहाँ पे एम्प्लॉय होते थे। ख़ास किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता था जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को फॉल करवाता था, जिसके फॉल होने से उनकी डिफरेंट एम्प्लीफिकेशन होने से, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं कम या ज़्यादा करने का जो प्रोसेस होता है। कोई भी वेव है उसकी जो वेवलेंथ है उसको कम करना या ज़्यादा करने का जो प्रोसेस है उसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो उसके अंदर वो कम या ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को करता था और इस तरह रिज़ल्ट क्रिएट होते थे। तो ये वैक्यूम ट्यूब की वर्किंग थी। सो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई। मेन मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक ड्रम्स की सूरत में थी। मैग्नेटिक ड्रम्स के ऊपर वो मेमोरी सेव हो जाती थी और मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर, मतलब वो जो मैग्नेटिक टेप्स जैसे कि हमारे पास कैसेट्स होती हैं या इस तरह का डिस्क होती थी, मैग्नेटिक कैसेट्स होती थी, तो उनके ऊपर मेमोरी जो है उसकी वर्क करती थी। उस मैग्नेटिक टेप के ऊपर वो सेव होती थी वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स थे। मशीन लैंग्वेज इसमें यूज्ड हुई। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपने याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। मेमोरी कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टैप्स। मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स के अंदर मेमोरी सेव होती थी। उसके बाद इसके अंदर मशीन लैंग्वेज, जो कि ये बाइनरी लैंग्वेज होती है, यही वाली इस्तेमाल हुई, ठीक है। उसके बाद वेरी लार्ज, इसका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था, एक कमरे के जितना इसका साइज़ था। और ये कहा जाता है कि जब एक जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था उसको चलाने के लिए इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी कि एक पूरे टाउन की पावर को कट ऑफ करके वहाँ पे उस पावर को सप्लाई किया गया था। उसके बाद वहाँ पे कंप्यूटर चला था। इतना बड़ा कंप्यूटर था और वो था भी बड़ा स्लो। सो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वेरी लार्ज था, बहुत स्लो था, ठीक है। मोर पावर यूज्ड एंड मोर हीट प्रोडक्शन, और बहुत हीट प्रोड्यूस करता था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, तो हीट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई। मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टैप्स के अंदर सेव होती थी। मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई। वेरी स्लो थे, वेरी लार्ज थे, मोर पावर कंजप्शन थी, मोर हीट प्रोडक्शन थी। इसकी एग्जांपल्स में ENIAC, ENIAC,
EDVAK, एडवैक और एनीवैक, ये दो कंप्यूटर्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन की एग्जाम्पल हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से 1964 तक हुई, और इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स, वो जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई वो देखते हैं। इन दिस जनरेशन द ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर्स आ गए। द ट्रांजिस्टर इज स्मॉलर एंड मोर रिलायबल सक्सेसर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर जो थे वो छोटे थे साइज में और वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटे थे। वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत बड़ी थी और बड़ी फ्रेजाइल थी, वेरी एक्सपेंसिव थी। ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ये साइज में भी छोटे थे और रिलायबल भी ज़्यादा थे, रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा देते थे। इट वाज इन्वेंटेड इन 1947। 1947 में इन्वेंट की गई सेकेंड जनरेशन की ये जो ट्रांजिस्टर्स थे। मेमोरी मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सेव होती थी। उसमें मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टैप्स में, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मेमोरी सेव होती थी। सो सेकंड जनरेशन में सबसे पहले ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए, 1947 में इन्वेंट हुआ। उसके बाद मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मेमोरी जो है वो सेव होती है। अब इसको फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर लो पावर कंजप्शन थी, उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं चाहिए थी, एंड लो हीट जनरेशन, जब पावर बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ पे यूज़ हो रही तो हीट भी कम पैदा होगी। इम्प्रूवमेंट इन द स्पीड एंड रिलायबिलिटी दैन द फर्स्ट जनरेशन, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई गई स्पीड में, रिलायबिलिटी, रिलायबल थे ये, मतलब इनको मूव भी किया जा सकता था, उनका साइज कम कर दिया गया। होएवर कंप्यूटर दैट यूज ट्रांजिस्टर्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी अंटिल ओवर अ डिकेड लेटर। 10 साल तक उसकी जो बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी को क्रिएट नहीं किया गया, उसके अंदर एक पाज आया। एग्जाम्पल इसके अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर IBM 1401, IBM 7090 और यूनिवैक 1107, ये सेकंड जनरेशन की एग्जाम्पल हैं। सो हम देख सकते हैं कि सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए और ट्रांजिस्टर ज़्यादा रिलायबल थे। ये इन्वेंट हुए 1947 में। मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क इसमें हुई इस्तेमाल। इसकी पावर कंजप्शन लो थी, हीट प्रोडक्शन भी लो होगी, जाहिर बात है। स्पीड और रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हुई। और उसके बाद इसकी जो एग्जांपल हैं वो IBM 1401, ये तमाम चीज़ें। और फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थी और उसके अंदर जो है वो मेन मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स। मशीन लैंग्वेज वेरी लार्ज थे, बहुत स्लो थे। उसके अंदर पावर प्रोडक्शन और हीट, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा थी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो आई वो 1964 से 1975 तक इसको कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर क्या एडवांसमेंट और क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई गई। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स को हटा दिया गया। टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स were used in the computer. With the evolution of microelectronic technology, the computers became more advanced. इसके अंदर माइक्रो का मतलब बिल्कुल छोटी छोटी जो है वो ICs लगाई गई, जहाँ बहुत बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, बहुत बड़े ट्रांजिस्टर्स होते थे, उन सबको छोटा करके वेरी स्मॉल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके अंदर ICs लगाई गई और ये और ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा जो है वो अच्छा हो गया। It became possible to integrate large number of circuit elements into very small surface of silicon known as chips. और इससे ये हुआ कि it became possible to integrate large number of circuit elements into very small surface of silicon known as chips. चिप्स की छोटी छोटी सिलिकॉन के अंदर पूरे सर्किट्स को क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। और थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ा कि IC का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उसके बाद दिस न्यू टेक्नोलॉजी वाज नोन एज IC's टेक्नोलॉजी। सो दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन IC टेक्नोलॉजी। थर्ड टेक्नोलॉजी जो है, मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क, जैसा कि सेकंड जनरेशन में उसी तरह ही थर्ड जनरेशन में रही। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक, पास्कल, कोबोल, C, etc, ये बेसिक लैंग्वेजेस थी। इसकी मोर स्पीड थी, मोर रिलायबल दैन द सेकंड जनरेशन। इसकी एग्जांपल्स में IBM 360, IBM 370, यूनिवैक 1108, etc, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स थी।
सो थर्ड जनरेशन के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ, आईसी इस्तेमाल हुई, ठीक है, और इसके तमाम इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर और लाई गई सेकंड जनरेशन से भी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1975 से 1980 तक ऑनवर्ड चलती है। इन दिस जनरेशन स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी SSI वाज इनिशियली यूज्ड। इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी SSI इसमें इस्तेमाल की गई। इसमें SSI में क्या होता है कि एक SSI के ऊपर 10 से 20 IC लगी होती हैं। वही पिछली थर्ड जनरेशन की जो IC थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, वो उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया। एक SSI के ऊपर इन विच IC कंटेन्स ओनली 10 to 20 कंपोनेंट्स, ठीक है, IC के ऊपर 10 से 20 कंपोनेंट्स लगे होते थे। लेटर विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ICs इट बिकेम पॉसिबल टू इंटीग्रेट अप टू 100 कंपोनेंट्स ऑन द सिंगल चिप। बाद में 100, एक चिप के ऊपर 100 कंपोनेंट्स को लगाया जा सकता था, एडवांसमेंट हुई, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी वाज कॉल्ड एज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI, ठीक है। सबसे पहले जो थी स्मॉल स्केल, उसमें 10 से 20, जब 100 हो गए कंपोनेंट तो एक IC के ऊपर 100 कंपोनेंट्स आ गए, देन उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। आफ्टर दिस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाज इवॉल्व्ड विद इंटीग्रेट्स 30,000 कंपोनेंट्स ऑन टू अ सिंगल चिप। एक इस चिप के ऊपर 30,000 कंपोनेंट्स को जब लगा दिया गया तो ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई। फिर वेरी लार्ज स्केल, देन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI इज़ यूज्ड इन विच थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। एक सिंगल माइक्रोचिप पे हज़ारों ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया गया, तो ये वेरी लार्ज इंटीग्रेशन VLSI जो है IC बन गई। ये सारा कुछ किस में हो रहा है, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में पहले स्मॉल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी SSI जिसमें 10 से 20, उसके बाद उसको बढ़ाया गया 100 तक ले गए, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो गई, मतलब 100 तक, फिर लार्ज हुई, लार्ज में 30,000 कंपोनेंट्स लगाए गए, फिर वेरी लार्ज जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो सिंगल चिप के ऊपर लगा दिए जाते थे। ये फोर्थ जनरेशन में हो रहा है। मेमोरी जो है वो सेव होती थी सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम एंड रोम, ये सेमीकंडक्टर हैं, वहाँ पे मेमोरी इसकी सेव होती थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन के अंदर फाइटोन, जावा स्क्रिप्ट, ये वाली लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई। स्मॉल साइज़ इसका था, बहुत ज़्यादा चीपर था एंड मोर एफिशिएंट दैन द थर्ड जनरेशन। इसका साइज़ भी स्मॉल था, ये वैसे प्राइस में भी कम था और एफिशिएंट बहुत ज़्यादा था, एक्यूरेट था, रिलायबल था और थर्ड जनरेशन से बहुत अच्छा था, ठीक है। मोर स्पीड, मोर एक्यूरेसी एंड मोर रिलायबिलिटी in the fourth generation. Then comes towards the fifth generation, that is 1980 till date. अब तक जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है। इन दिस जनरेशन VLSI, ये E नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बिकम्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन के अंदर अल्ट्रा आ गई, वेरी से वहाँ वेरी तक हम गए थे। वेरी तक कैसे गए थे, पहले स्मॉल, फिर मीडियम, देन लार्ज, देन वेरी लार्ज। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और इसमें जो चिप है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसके ऊपर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, हज़ारों से बढ़ के मिलियंस में बात चली गई, तो उसको क्या कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ये तमाम चीज़ें इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही है। मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस with multimedia features, more reliable, more cheap and more, इसमें तमाम वो चीज़ें आ जाएंगी कि more speed आ जाएगी, उसके बाद ये जो more accuracy, more reliability, cheaper, उसके बाद efficiency बहुत ज़्यादा, ये तमाम चीज़ें फिर फिफ्थ जनरेशन में आपने ऐड करनी है। This was all about the generations or stages of the computer. I hope कि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।